अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खैरियत पूछें सबकी, बिकॉज लास्ट फ्यू डेज हैव बीन वेरी टेंस एंड वी आर वेरी हैप्पी कि द थिंग्स व्हिच वी वर रियली फियरिंग कि ज़्यादा एस्केलेट ना हो। आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी दैट दे वर डी एस्केलेटेड एंड नाउ we can take a sigh of relief. But this is also a time जब हम थोड़ा सा गौर करें कि what happened. और वन ऑफ द थिंग्स जो कि हम चाह रहे हैं प्लूरिवर्सिटी में करना, दैट इज टू डेवलप अ डायलॉग बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। एक डायलॉग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। सो वन ऑफ द थिंग्स वी वांट इज कि हम एकेडमिक्स का पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिशनर्स जो है उनका पर्सपेक्टिव जो उनके बीच में डायलॉग हो, बिकॉज बोथ कम विद द इनसाइट्स ऑफ देयर ओन। हम जनरली वी आर अ पीस स्टडी सेंटर, सो हमारे तो क्वेश्चंस जो होते हैं दे टेंड टू बी ब्रॉडर एंड वी टेंड टू आस्क डीपर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन ये होगा कि व्हाई डू वी हैव टू go to war, or why do we have to again wars इस time पे 2025 में क्यों हो रही हैं? Why do we have so much disruptions and disturbances in the world? So we go for all those broader questions. But one of the advantage we have with the practitioners is कि हमें बड़े deep insights मिल जाती हैं on the given situation from the ground. So we are very lucky to have a practitioners with us, Sayyid Wajul Hassan Saab. So Sayyid Wajul Hassan he's a seasoned naval officer, and he has over 38 years of distinguished service. He has an extensive experience in flying seeking helicopters in multiple roles, including combat and combat support missions, search and rescue missions over land, sea, abroad, and ferry missions, including high-profile personalities. Recognized for his outstanding contributions, he has received 2 esteemed awards, Sitara Imtiaz Military and Sitara Basalat. So he has Masters in Arts from King's College, London, and a Masters in Politics and Policy from Deakin University, Australia. He's an MPhil in Strategic and Security Studies from National Defense University, and he's currently pursuing a doctorate degree from University of Management and Technology. It's a pleasure to welcome you on the Pluriversity Forum. One thing I must mention here is that Wajul Hassan Saab is part of our Pluriversity team. We are lucky to have him on his team, so we wanted to get advantage of his expertise, and we wanted कि हमें एक review मिल जाए about what happened in the last week. Again, it is connected to things जो कि इससे पहले हो रही थी, but we want to make sense of the few days of tension, or again from a practitioner's perspective, a lot of things that he knows from the ground, वो हमें insights नहीं है, so हम उसका फायदा उठाना चाहेंगे, and we would like Sayyid Wajul Hassan Saab to give us an overview of things. अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Practitioner's perspective is not much different from the perspective of general public, in a sense कि जब रिटायर्ड इंसान हो जाता है तो फिर वो चीज़ों को उसी तरह बैठ के मीडिया में देख रहा होता है या सुन रहा होता है जैसा कि बाकी लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन ही हैज़ अ डीप इनसाइट। और मुझे थोड़ा सा फायदा ये हो गया कि जो कुछ मैंने एकेडमिकली लर्न किया हुआ है, आई वाज एबल टू कनेक्ट द डॉट्स बिटवीन डिफरेंट हैपनिंग्स। तो जो कुछ ग्राउंड में होता रहा है वो तो सब लोग ने उसको फॉलो किया है, मेजोरिटी ऑफ देम नो कि जी किस टाइम पे क्या हुआ। तो आई विल फोकस मोर ऑन कि ये ऐसा क्यों हुआ। मेरे ख्याल में वॉर जो है वो गुस्से में नहीं की जाती। आमतौर पे लोगों का ख्याल ये है कि जिस तरह दो इंसान आपस में लड़ पड़ते हैं तो स्टेट्स को भी हम ये समझते हैं कि ये एक एमॉर्फस बीइंग होते हैं, तो ये गुस्से में लड़ पड़ते हैं, लेकिन वॉर गुस्से में नहीं लड़ी जाती। वॉर इज अ कंप्लीट सोशल एक्टिविटी। क्लॉज़विट्ज़ ने कहा है कि वॉर इज कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स थ्रू अदर मींस। काफी सारे लोगों का ख्याल ये है कि इट इज नॉट कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज एक्चुअली द ब्रेकडाउन ऑफ पॉलिटिक्स दैट लेड्स टू वॉर। लेकिन वॉर में बहुत से लोग शामिल होते हैं। इसमें जो बेलिजरेंट फोर्सेस होती हैं वो होते हैं, इसमें जो नेशंस होती हैं वो होते हैं, इसमें जो रीजनल प्लेयर्स होते हैं उनका अपना एक अलग स्टेक्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स होते हैं उनका रोल होता है, एंड देन देयर इज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द आर्म्स इंडस्ट्री, उनका एक अलग रोल होता है।
लेकिन एक इसमें वॉर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यू डोंट स्टार्ट इट वंस यू डोंट नो हाउ टू फिनिश इट ऑफ। एक बड़ी पुरानी कहानी सी होता है कि जी एक आदमी को दरिया में कंबल बहता हुआ नजर आया, तो उसने कहा मैं इस कंबल को छलांग मार के पकड़ लेता हूँ। लेकिन जब उसने दरिया में छलांग मार के कंबल पकड़ा तो पता चला वो रीछ था। अब वो रीछ ने उसको पकड़ लिया। अब लोगों ने कहा यार तुम इसको कंबल को छोड़ के आ क्यों नहीं जाते? उसने कहा यार मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूँ, ये कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो कुछ इसी किस्म की सिचुएशन मुझे ऐसे लगता है कि इस वॉर में हुई, सिचुएशन में हुई, कि इंडिया ने बिकॉज ऑफ इट्स hubris ऑफ पावर, इकोनॉमिक पावर, उसने अपना सेल्फ एंटाइटल्ड एक इमेज बनाया हुआ था कि वो बहुत पावरफुल उनके पॉलिटिकल लीडरशिप है। उन्होंने सेल्फ एंटाइटल्ड किया हुआ था कि दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर स्टेट इन द वर्ल्ड। उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स हैं फ्रॉम द वेस्ट और ऑल्सो फ्रॉम द ईस्ट लाइक रशिया। तो दे थॉट के शायद हम इस hubris में और इसकी वजह से जो exuberance आया, we'll be able to do whatever we want to do. So they perhaps start on the wrong footing. अच्छा, वॉर स्टार्ट एक इंसान की बेवकूफी या एक स्टेट की बेवकूफी से हो सकती है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए बेवकूफी नहीं अक्लमंदी चाहिए होती है, एटलीस्ट ऑन पार्ट ऑफ वन पर्सन और वन स्टेट। तो जब उन्होंने हमारे ऊपर रात की तारीकी में हमला किया और उसको उन्होंने अंग्रेजी में नॉन एस्केलेटरी, एक कंस्ट्रक्टिविज्म के तौर पे उन्होंने एक इसको अपना नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया। एंड आई थिंक इंग्लिश इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज इन अ सेंस के इसमें यू कैन से लॉट मेनी थिंग्स एक्चुअली विदाउट मीनिंग इट, बट वो Yes, जो हाउस वर्ड्स होते हैं वो इतने अच्छे लगते हैं कि हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है। तो yes, उन्होंने भी उनकी एमईए थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भी उनके स्पोक पर्सन थे, उन्होंने बार बार जिक्र किया जी ये नॉन एस्केलेटरी है, टेररिस्ट टारगेट्स हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ। लेकिन अल्टीमेटली बैकग्राउंड में क्या था? बैकग्राउंड में सिचुएशन ये थी कि उन्होंने नॉन मिलिट्री सिविलियन टारगेट्स को अटैक किया, विच वाज अगेंस्ट द नॉर्म्स, इंटरनेशनल नॉर्म्स। अच्छा, अब उन्होंने वो जब टारगेट किया तो ऑफ कोर्स इसमें रिटेलिएशन हुई, और रिटेलिएशन में दे मैनेज टू लूज देयर स्टेट ऑफ द आर्ट और द फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट। और वो एक भी नहीं, 5 के क्लेम पाकिस्तान कर रहा है, जिनमें से एटलीस्ट 2 के या 3 के जो है वो इंटरनेशनल मीडिया उसको रिकग्नाइज कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है। कुछ के जो हैं वो पार्ट्स मिल गए हैं। तो ऑब्वियसली जब वंस यू कनेक्ट द डॉट तो आप कहते हैं कि 6 नहीं तो 5 तो जहाज उनके डाउन हुए। और वो जहाज भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, उनके फ्रंट लाइन थे। और ये माइंड यू, ये वही जहाज थे जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि जी, और उनका एक नैरेटिव डेवलप हुआ था आफ्टर पुलवामा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये अगर हमारे पास राफेल होते तो फिर आप देखते हम क्या करते। हमारे पास राफेल नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने फिर 36 राफेल लिए एंड लॉट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर वाज स्पेंड ऑन इट। अच्छा, पहले ही राउंड में उनके जहाज, पहले दिन ये जहाज गिर गए, इट वाज अ बिग बिग सेटबैक फॉर देम। अच्छा, ये हो गया। अब हम जब आगे चले, अगले दिन उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड विद ऑल दोस ड्रोन अटैक्स, स्वार्म टैक्टिक्स उन्होंने किए, जिसमें से काफी न्यूट्रलाइज हो गए, काफी जमीन के ऊपर आके भी गिरे। अच्छा, उसकी वजह से ये हुआ कि उन्होंने जो अपनी ये न्यूसेंस थी ये पब्लिक तक फैला दी। अच्छा, पब्लिक आमतौर पे पाकिस्तान में वॉर हिस्टीरिया नहीं डेवलप होता। आपने देखा होगा कि पब्लिकली भी मीम्स डेवलप हो गए थे, और ऐसा मतलब पाकिस्तानीज वर टेकिंग इट वेरी लाइटली। लेकिन जब ये डेवलप हुआ ड्रोन अटैक्स, और दैट वाज ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, कराची, रहीम यार खान, रावलपिंडी, लाहौर, मतलब इन लाहौर सिटी में जो है सिविलियन सेटअप्स के ऊपर ये गिरे आके, तो उसने एक नेशन को भी एनर्जाइज कर दिया। अब उसमें एक हमें ये बात समझ में आती है, जो हमारी डेटरेंस स्ट्रैटेजी है, जो डर की स्ट्रैटेजी है कि हमने दुश्मन के ऊपर अपनी हैबत तारी करके रखनी है ताकि वो हमारे ऊपर हमला करने की गलती ना करे, उसके ऊपर हमें लगा वो थोड़ा सा इरोड हुआ है या वो डेंट हुई है। अब इसके लिए बहुत जरूरी था कि दुश्मन को एक सबक सिखाना चाहिए। वो कहा जाता है जी, शेर के लिए सवा शेर चाहिए, लातों के भूत भातों से नहीं मानते। और
पीस की टॉक के लिए कभी कभार किसी को ये शायद बताना जरूरी होता है कि अगर पीस की बात करना हमारी कमजोरी नहीं है। व्हाट आई वांट टू मेक इट क्लियर, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज के पीस जो है या सबर जो है वो हमारी कमजोरी नहीं है, इट इज आवर स्ट्रेंथ। और जब सबर किसी की स्ट्रेंथ हो तो उसके लिए अपने काम को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। तो फिर एक दिन के बाद कल अर्ली मॉर्निंग जो है वो ये सारे हमने रिटेलिएशन हुई और उसमें फिर उनका जो अटैक जो है उनके बेसिस, एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुआ, उनके लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हुआ, और उनके जो अनदर प्राइड ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन ऑफ द रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, एयर डिफेंस सिस्टम को ये समझने की जरूरत है कि ये एक तो वेपन है जो शूट करता है इनकमिंग थ्रेट को। नंबर टू, ये उसको डिटेक्ट भी करता है। नंबर थ्री, ये फिर पूरी कैलकुलेट भी करता है कि ये थ्रेट कितना है ताकि इसको न्यूट्रलाइज किस बेहतर तरीके से किया जा सके। तो एक कंप्लीट नेटवर्किंग मैकेनिज्म था उनका एयर डिफेंस सिस्टम का जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ। अच्छा, वंस दे रियलाइज्ड कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, इसके बैकड्रॉप में वी ऑल नो कि उन्होंने कितना झूठ का एक बाजार गर्म किया था, फेक न्यूज का, कि जी हमने कराची की पोर्ट के ऊपर हमला कर दिया है, लाहौर में भी पोर्ट उन्होंने एक डेवलप कर दी थी, गुजरांवाला, हर जगह उन्होंने अपना एक झूठ का एक रिजीम एस्टेब्लिश कर लिया था। और इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू समबडी यस्टरडे जिसमें मुझे बड़ा दुख हो रहा था उनके ऊपर कि हाउ अनफॉर्चुनेट द जनरल मासेस आर के दे हैव टू लिसन टू ऑल दैट गार्बेज, और वो इस बेचारे उसको यकीन भी कर लेते हैं। हाउ how the epistemic violence is being created on the Indian masses, कि उनको ये गार्बेज से वो बेचारे काफी सारे ने उसको यकीन भी कर लिया होगा। अब जब उनको वो हमारी तरफ से वो जवाब मिला एक कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ, तो परहैप्स दैट मेक देम रियलाइज यार हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज जंग जो है वो किसी मकसद को अचीव करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है कि अब हमने अपने इस्तेमाल करना अपनी फोर्सेस को ताकि वी शुड अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव उनका क्लियरली डिफाइन नहीं था, और अगर डिफाइन था तो परहैप्स इस अभी जो शॉर्ट स्टिंट आया है उसमें वो अचीव नहीं हो सकता था, बिकॉज पाकिस्तान इज ऑलवेज सेइंग देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर। देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर का मतलब है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। जंग सिर्फ एक मसले का हल है, वो मसला ये है कि अगर कोई इंसान बात नहीं सुनना चाह रहा, कोई स्टेट जो है वो किसी दूसरी स्टेट की निगोशिएशन की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना पा रही, तो फिर फोर्स दिखाई जाती है और अप्लाई जाती है टू मेक देयर ऑफर क्रेडिबल। सो परहैप्स पाकिस्तान की जो बार बार थी कि जी डायलॉग कर लें, बातचीत कर लें, उसको वो सिंसेरिटी नहीं समझ रहे थे। और परहैप्स जब वो एक फोन कॉल आई तो फिर उस फोन कॉल से उनको रियलाइज हुआ कि अब इट इज नॉट टाइम टू टॉक। लेकिन उससे मेरा ख्याल है जो क्रेडिबिलिटी थी इंडिया की एज अ स्टेट वो बड़ी डेंट हुई। इंडिया की क्रेडिबिलिटी एज अ पावरफुल मिलिट्री फोर्स वो एरोड हुई है काफी हद तक। और सबसे बढ़कर ये कि जो उनका एक स्टांस था ग्रेट पावर का, दैट दे आर अ ग्रेट पावर ऑफ साउथ एशिया एंड दे आर द इमर्जिंग ग्रेट पावर ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक वो तो बहुत पीछे चला गया। बिकॉज ग्रेट पावर इन अ सेंस, if that great power is not unable to solve its own problem, how it can solve the problem of the region or in the larger region? तो ये एक बिल्कुल छोटा सा मेरा पर्सपेक्टिव है। Thank you so much. This is very comprehensive. आपने सारी चीजें कवर की हैं. So one of the things जो कि हमें समझ आ रही है वो ये कि एक strategic miscalculation थी on part of India, जो कि उनको अगेन जो गोल्स कर रहे थे, और कई दफा मे बी स्ट्रेटजीज बनती हैं अगेन जैसे आप असेस कर रहे हैं, बिकॉज यू आर ब्लाइंडेड बाय पावर एंड यू आर ब्लाइंडेड बाय बाय आपको एक आप नैरेटिव बना लेते हैं और शायद फिर उसको यकीन भी करना शुरू कर देते हैं कि और आपको बहुत सी रियलिटीज जो है उनको सही तरह से इदराक नहीं होता। सो एक तो स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन थी, और ओवरऑल अगर हम देखें फॉर पाकिस्तान एवरीथिंग वेंट सरप्राइजिंगली वेल। एक तो जो रिस्पॉन्स भी आया है, एक मोरल भी आया है, एक जनरल क्रेडिबिलिटी भी है, तो वी कैन सी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स गोइंग फॉर पाकिस्तान।
बट व्हाट डू यू सी नेक्स्ट? अभी आपको आगे क्या नजर आ रहा है? आप कुछ फोरसी कर सकते हैं कि क्या थिंकिंग चल रही है इंडियन साइड पे और जनरली, बिकॉज और पाकिस्तान क्या सोच रहा है? अगेन, आई नो वी कैनॉट से एनीथिंग फॉर सर्टेन, बट इफ आई आस्क यू कि आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं, इसका नतीजा क्या देख रहे हैं? और अगेन, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आमतौर पे हम कई दफा जो हमने गेन्स किए भी होते हैं, एक अप्रीहेंशन है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वी आर नॉट दैट इफेक्टिव। वहां पे इंडिया जो है, they are good with diplomacy. So how do you see things unfolding in the coming days? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अगेन व्हाट आई स्टार्टेड विथ कि जंग जो है वो बेवकूफी से स्टार्ट हो सकती है, अमन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पीस के लिए यू हैव रियली हैव टू ब्लीड फॉर पीस। अनफॉर्चुनेटली इन एरियाज लाइक साउथ एशिया जेयर जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे हैव ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट आई कैन कॉल अ विकेट प्रॉब्लम, जिसके लिए अपेरेंटली सोल्यूशन नजर नहीं आता बिकॉज यू हैव टू लेट गो ऑफ पास्ट। और एज दे से कि साउथ एशियन जो है दे हैव अ लॉन्ग मेमोरी, उनके लिए टर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस पीस को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जो हमें अपनी फॉरवर्ड पोजीशंस हैं मेरे ख्याल में फोर्सेस की वो मेंटेन रखनी पड़ेंगी, बिकॉज यू नेवर नो, जिस तरह कल से सिचुएशन चल रही Hmm. थी, एलओसी के ऊपर मसले आ रहे थे, ड्रोन्स कुछ अभी तक आ रहे थे, उसको कैटर करने के लिए हमें अपनी जो प्रेजेंस है वो मेंटेन करनी रखेगी। अच्छा, इस प्रेजेंस को मेंटेन करने के लिए मैं एक बात स्पेशली जरूर, इसमें थोड़ा सा मैं ट्रांसग्रेस करूंगा, लेकिन ये आपकी ऑडियंस को बताने के लिए बहुत जरूरी है कि जो नेवीज हैं वो आमतौर पे ग्लास वेल में ऑपरेट कर रही होती हैं। ग्लास वेल इन अ सेंस के पाकिस्तान की 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन पंजाब। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नॉट इवन सीन द सी, अच्छा सवाए नक्शे के अलावा। उसके बाद उनको नहीं आइडिया होता कि समंदर में क्या चल रहा है, बिकॉज आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात हो जाती है। नेवीज ऑपरेट और उनका आमतौर पे उनके काम का उस वक्त पता चलता है जब कोई काम खराब होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी फॉर 2-3 डेज, आई थिंक 2014 या 15 का स्टार्ट था। तो फिर पता चला जा कि हमारा सारा तेल जो है वो समंदर के रास्ते से आता है और 95% ऑयल समंदर से आता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखनी पड़ती हैं। इसी तरह जिस दिन ये अटैक लॉन्च हुआ उस दिन अगले दिन डेली टेलीग्राफ में आया जी के, बल्कि उससे पहले 2-4 दिन पहले आया कि जी इंडिया ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अपनी बेस से निकाल दिया और वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। समंदर की जंग जो है वो जमीनी जंग से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। एक तो वो स्लो पेस्ड होती है, नंबर टू वो किसी की टेरिटरी पे नहीं हो रही होती। सो जमीन की जंग या लैंड वॉरफेयर या पार्टी ए की लैंड पर हो रहा होगा या पार्टी टू की लैंड पर हो रहा होगा, और उसमें दरम्यान में बॉर्डर होगा। समंदर की जंग एक इंटरनेशनल स्पेस में लड़ी जाती है, इंटरनेशनल सीज में लड़ी जाती है, उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ का थोड़ा सा ज्यादा डायमेंशंस आ जाती हैं। उसमें आपने दुश्मन को उस इलाके तक पहुंचने से रोकना होता है जिस इलाके से वो आके आपके ऊपर अटैक लॉन्च कर सके। उसके लिए प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपने अपनी जो एसेट्स हैं वो ऐसी जगह के ऊपर प्लेस करने हैं जिस जगह से आप समझते हैं कि ओपोनेंट आके आपके जो फायरिंग लाइन है उसको क्रॉस करके फायर कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा नेवी का इन दिस एस्पेक्ट के दुश्मन उधर से आ नहीं सका, जिसके लिए वो बहुत बातें उन्होंने की जी के समंदर गवादर के ऊपर अटैक हो जाएगा, कराची जल रहा है, कराची की पोर्ट जल रही है। तो ये वाली बात तो एक तरफ से हो गई कि वो जैसे ही पहलगाम का इंसिडेंट आई थिंक 22 को हुआ था, तो आई एम श्योर कि वो विद इन डे और टू उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली होंगी और वो अभी तक उधर ही मौजूद हो रहे होंगे। जो अबाउट 300,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारी ईईजी है उसकी मॉनिटरिंग हो रही होगी। उसमें फिर इतने बड़े एरिया में इंडियन जो जहाज आए उनको भी उन्होंने ट्रैक किया, उनकी सबमरीन्स आई उनको ट्रैक किया। एक जहाज की खबर भी आई थी कि उनका जो एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P8I, उसको Hmm. आइडेंटिफाई किया, उसको उन्होंने उधर से ट्रैक किया और उसको वापस भेजा।
अच्छा, ये अपेरेंटली बड़ा आसान सा लगता है देखने में कि यार एक जहाज आया, उसको ट्रैक किया और उसको फिर वापस भेज दिया। लेकिन इसको कंसिडर ये करें कि एक समंदर है जिसका एरिया 3,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसको आप सर्वे कर रहे हैं, उसको आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, और उसमें आपने एक छोटा सा जहाज जिसका 130 फीट या फिर 200 फीट का मैक्सिमम विंग स्पैन होगा, एक बोइंग जेट टाइप एयरक्राफ्ट है, उसको आपने ढूंढा है, उसको आपने आइडेंटिफाई किया है, कंफर्म किया है कि ये इंडियन एयरक्राफ्ट है, एंड देन आपने उसको ट्रैक करके उसको फोर्स किया कि वो एरिया छोड़े। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, एंड दिस इंडिकेट्स कि हमारी जो बाकी आर्मी की तरह, एयरफोर्स की तरह नेवी भी थी, वो चौकस थी, चौकन्ना थी, होशियार थी, और वो जो मैरीटाइम फ्रंटियर्स है उसको सर्वेल कर रही थी। अब आगे इस बात के ऊपर कि आगे क्या होगा, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमने मोमेंटम अचीव किया है ऑन द बैटलफील्ड, दैट मोमेंटम शुड बी मेंटेन्ड ऑन द डिप्लोमेटिक टेबल ऑल्सो। उसके लिए ऑब्वियसली हमारे जो कोर इश्यूज हैं, कश्मीर इशू, वो दैट कम्स एट द फोरफ्रंट। जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है, दैट कम्स एट द फोरफ्रंट, दैट हाउ समबडी कुड आर्बिट्रेरी जो इंटरनेशनल लॉज लेजिस्लेचर्स के हिसाब से, जिसको वर्ल्ड बैंक ने उसकी श्योरिटी दी हुई है, उसको वो कह दीजिए कि आर्बिट्रेरी कैंसिल कर दे। दिस इज एब्सोल्युटली इंडिकेट्स ह्यूब्रिस ऑफ इंडियन माइंड। तो हमें ये अपने 3-4 पॉइंट जो है, जो हमारे कोर इश्यूज हैं, उनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और कोर इशू को एड्रेस करने के लिए समटाइम इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो पेरिफेरल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात की जाए। तो हमें ये जो कॉन्टिन्यूस बातचीत है टेररिज्म की, द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आई थिंक ये बात पुरानी हो चुकी है। ये 2000 में स्टार्ट हुआ था टेररिज्म वाला नैरेटिव। आई थिंक इट हैज गॉन हम्म स्टेल। हम्म अभी दुनिया इससे आगे चली गई है। हम्म आप कभी मैं लास्ट ईयर आई वॉज अब्रॉड, तो मैं उधर से वापस आ रहा था जब फ्रॉम साउथ ईस्ट, तो इंडिया के ऊपर से भी फ्लाई करके आ रहे थे, तो उधर अगर मैंने नीचे देखा तो जस्ट पूरी जो हमारी और इंडिया की बाउंड्री है वो दैट इज कंप्लीटली लिट अप। फ्लड लाइट्स उधर लगी हुई हैं जो आसमान से ऊपर से नजर आ रही थी। उधर जो है उन्होंने कंप्लीटली उसको फेंस कर दिया हुआ है। उधर उनके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैकिंग भी हो रही है। और उसके बाद से ये बताना कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, आई थिंक ये एक उनका बड़ा पुराना नैरेटिव चल पे आ रहा है। इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि यार ये आप जो एकदम से इसको अपना बॉलीवुड का नैरेटिव बना के हम्म हमें एक इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, वो बंद होना चाहिए। इसी लास्ट पॉइंट में मैडम इस बात को इधर जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो प्रोपेगेंडा है वो बिल्कुल सही चल रहा होता है टिल द टाइम आप खुद उसको बिलीव ना करना शुरू कर दें। प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ये आ जाती है कि मैं अगर अपने प्रोपेगेंडे को खुद ही बिलीव कर लूं और समझूं कि जो बात मैं कर रहा हूं वो सही है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यही इशू आई थिंक नाजीज्म के साथ भी हुआ था, और परहैप्स यही इशू जो है वो इंडियन पॉलिटी के साथ भी हो रहा है कि उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव उन्होंने डेवलप किया है, वो इतना उन्होंने स्ट्रांग डेवलप किया है कि वो अब उनको खुद अफेक्ट करना शुरू हो गया, हम्म और उनके ऊपर सिस्टमिक वायलेंस एक ये वाला भी हो रहा है। थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो वी डेफिनेटली वी कैन सी कि जब आप अपने ऊपर किसी क्रिटिक को ना आने दें, जब आप किसी सवाल करने वाले को दबा दें, उसकी आवाज दबा दें, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर ओन हेल्थ एंड फॉर योर ओन सेनिटी। सो इसीलिए अगेन ऑन दिस फोरम वी वांट कि हर तरह की बात हो, और वी कैन क्वेश्चन थिंग्स एज वेल, एंड दैट इज अगेन फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। सो क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, critique is very important. And thank you so much. This was again a very good overview, a very insightful overview. And I'm sure कि हमारी जो audience है, they are going to get benefited from this. And thank you. And we really hope कि आने वाले दिन भी जो हैं ये maintain करें हम लोग, जो एक sigh of relief है, और आगे चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।